चलो, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट टोटल 3 हेड में परेशान करती है बेटा, सैलरी, पीजीबीपी और अदर सोर्स। एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं, ऑल दो सैलरी और पीजीबीपी वाली आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। गिफ्ट अंडर द हेड सैलरी तभी आती है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो गिफ्ट को चेक करें, गिफ्ट इन कैश है या गिफ्ट इन काइंड है। कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल, चाहे 5,000 से कम हो चाहे 5,000 से ज़्यादा हो। गिफ्ट इन काइंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट इन काइंड दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, रिस्ट वॉच दे रहा है, उसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करो। फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीगेट, यानी कि मल्टीपल गिफ्ट मिली हैं तो इनको एग्रीगेट कर लो। फेयर मार्केट वैल्यू 5,000 तक है या 5,000 से ज़्यादा है। अगर एग्रीगेट एफएमवी 5,000 तक है, टैक्स फ्री परक्यूजिट, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और एग्रीगेट एफएमवी अगर 5,000 से ज़्यादा है तो 2 सिनेरियो हैं। ऑप्शन 1 बोलती है 5,000 से ऊपर वाला टैक्सेबल कर दो, 7,000 है बेटा तो 2,000 टैक्सेबल कर दो। और ऑप्शन 2 बोलती है इंटायर 7,000 टैक्सेबल कर दो। एग्जाम में सिखाया था किसी एक से सॉल्व करके आ जाना, एक्सेस वाले से, और दूसरे वाले का नोट डाल के आ जाना। ये था अंडर द हेड सैलरी। सेकंड है बेटा गिफ्ट टैक्सेबल होती है अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ गिफ्ट का मतलब बेनिफिट और परक्यूजिट से है। तो अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट होता है, गिफ्ट होती है, टैक्सेबल होगी रिसिपिएंट के हैंड में अंडर द हेड पीजीबीपी। किसके कारण होना चाहिए वो? बिजनेस एंड प्रोफेशन के कारण। एग्जाम्पल दिए थे बेटा, डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज किया, पेशेंट डेथ बेड पे था, डॉक्टर ने बचा लिया, उसने खुश होकर कार गिफ्ट कर दी, वो कार डॉक्टर की इनकम है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एडवोकेट ने बेटा एक एक्यूज को बचा लिया, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था, सुप्रीम कोर्ट से क्या करवा दिया, उसको रिलीज करवा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट ने खुश होकर, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, क्लाइंट ने खुश होकर क्या कर दिया बेटा, बंगलो गिफ्ट कर दिया। वो बंगलो एडवोकेट की इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये था। इसके अलावा बाकी जितनी भी गिफ्ट बचती हैं वो सारी की सारी गिफ्ट आती है बेटा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अदर सोर्स। अदर सोर्स का एक चैप्टर मैंने एक टॉपिक आपको रिवाइज करा दिया, डिविडेंड। अदर सोर्स का दूसरा बेटा हम रिवाइज कर रहे हैं, गिफ्ट। अदर सोर्स में गिफ्ट 3 कैटेगरी में बांटना। पहला गिफ्ट ऑफ मनी, दूसरा गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 3 कैटेगरी में बांट के चलना। पहला गिफ्ट ऑफ मूवेबल, गिफ्ट ऑफ मनी, दूसरा गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एक को पिक करो। गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट देने वाले को डोनर बोलते हैं बेटा, गिफ्ट लेने वाले को डोनी बोलते हैं। तो किस पर्सन ने गिफ्ट करी? डोनर, एनी पर्सन। इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी कोई भी हो सकता है। डोनी, एनी पर्सन। इंडिविजुअल एचईएफ कंपनी कोई भी हो सकता है। आपके सिलेबस में इंडिविजुअल है तो इसलिए फोकस रखना, डोनी कौन होगा बेटा? इंडिविजुअल होगा। वैसे लॉ में क्या है? डोनर, एनी पर्सन। डोनी, एनी पर्सन। किस चीज़ की गिफ्ट हुई है बेटा? गिफ्ट ऑफ मनी। एग्रीगेट गिफ्ट का अमाउंट चेक करें। हो सकता है साल में मल्टीपल ओकेजन में गिफ्ट मिली हो, एग्रीगेट कंसीडर करना है। जितनी भी कैश गिफ्ट मिली हैं सबका एग्रीगेट सम कंसीडर करो। एग्रीगेट सम 50,000 तक होगा या 50,000 से ज़्यादा होगा। 50,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 50,000 से ऊपर है, इंटायर, यहाँ कोई 2 सिनेरियो नहीं है, लो है, इंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। मुझे गिफ्ट मिली 50,000 की, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ड्यूरिंग द ईयर मुझे गिफ्ट मिली 40,000 की, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 70,000 की बेटा, इंटायर 70,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर द हेड अदर सोर्स। याद रखने का तरीका, 50 तक माफ, इसके बाद साफ। 50 तक नथिंग शैल बी टैक्सेबल, 50 से ऊपर है तो बेटा फुल्ली टैक्सेबल। मुझे मिस्टर ए से गिफ्ट मिली 30,000 की, मिस्टर बी से गिफ्ट मिली 25,000 की, पर डोनर 50,000 से कम है, एग्रीगेट 30 और 25 55,000। क्या आंसर होगा बेटा? इंटायर 55,000 शैल बी टैक्सेबल। तो बस एक लाइन में करेक्ट से याद कर लो बेटा। एक साल में सिलेबस में 24-25 है, 24-25 में जितनी भी मनी फॉर्म में गिफ्ट मिली, मनी, कैश, बैंक कुछ भी हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, आरटीजीएस, एनईएफटी कुछ भी हो सकता है। मनी फॉर्म में जितनी भी गिफ्ट मिली हैं,
एग्रीगेट सम कंसीडर करें, एग्रीगेट 50,000 तक नथिंग शैल बी टैक्सेबल, एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा इंटायर सम शैल बी टैक्सेबल। अलग करो। सेकेंड, गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम याद कर लेना। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी है बेटा आपकी ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। 7 हैं, बस ये रट लेना इन 7 को बेटा। कौन कौन सी 7 हैं साहब? शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। बस केवल इन्हीं की गिफ्ट टैक्सेबल है, इनके अलावा कोई और गिफ्ट हो गई नथिंग शैल बी टैक्सेबल। कार मूवेबल प्रॉपर्टी है पर स्पेसिफाइड नहीं है, कार की गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगी। बाइक मूवेबल है पर स्पेसिफाइड में नहीं है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल केवल क्या होंगे बेटा? शेयर्स, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। बूलियन लिखा है पर वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाता है। गोल्ड इन रॉ फॉर्म है, वो बूलियन है बेटा। ज्वेलरी बन जाए, गोल्ड का नेकलेस बन जाए, वो आपकी क्या है? ज्वेलरी है। वो ज्वेलरी की डेफिनेशन के अंदर ही क्या आ जाता है? बूलियन आता है, पर अलग से लिखा हुआ है, अपना देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होती है ये भी आपकी क्या मानी जाएगी बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो कौन कौन सी हैं स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी? शेयर्स, उसके बाद शेयर्स, सिक्योरिटी, डिवेंचर भी हो जाएगा ना। शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर इनकी गिफ्ट होती है तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक करें। एग्रीगेट, मुझे शेयर्स भी गिफ्ट में मिले, पेंटिंग भी गिफ्ट में मिली, ज्वेलरी भी गिफ्ट में मिली, इन सब की एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू निकालें। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, इंटायर फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। मुझे शेयर्स गिफ्ट में मिले, FMV 40,000, मुझे ज्वेलरी गिफ्ट में मिली, FMV 30,000। 40 और 30 एग्रीगेट करके देखना है, 70,000 क्या आंसर होगा बेटा? एंटायर 70,000 शैल बी टैक्सेबल। अब होता क्या था? गिफ्ट, इसको डिफाइन कर रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। जो विदाउट कंसिडरेशन होता है वो गिफ्ट होता है, और इनकम टैक्स ने बोल रखा था जी गिफ्ट क्या होती है? टैक्सेबल होती है। इसके अंदर एक लूप होल निकाल दिया बेटा। मैंने आपको 50 लाख के शेयर दिए और आपसे बदले में 1 लाख ले लिया। मैंने 50 लाख के शेयर दिए, आपसे बदले में मैंने 1 लाख ले लिया। मेरा क्या पर्पस सोल्व हो रहा है? गिफ्ट अपना स्टेटस लूज कर गई। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं ट्रांसफर विद इन एडुकेट कंसिडरेशन। ये गिफ्ट नहीं है, वो अपना स्टेटस लूज कर गई। दिस इज नोन एज ट्रांसफर विद इन एडुकेट कंसिडरेशन। लॉ के अंदर लूप होल निकाल दिया। इनकम टैक्स में क्या लिखा था बेटा? गिफ्ट टैक्सेबल होती है। गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? गिफ्ट होता है। सामने वाले से जरा सा कंसिडरेशन ले लो, गिफ्ट अपना स्टेटस क्या कर जाएगी साहब? लूज कर जाएगी। इस मेल प्रैक्टिस को भी इन्होंने प्लग कर दिया था। अगर ये स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी आप इन एडुकेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करते हैं तो डिफरेंस देखो। FMV और कंसिडरेशन पेड का डिफरेंस देखें। FMV कितनी है जी? 50 लाख है। कंसिडरेशन कितना दिया जी? 30 लाख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो। ये डिफरेंस अगर टॉलरेट रेंज के अंदर है, टॉलरेट रेंज है बेटा 50,000, ये डिफरेंस 50,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर है, डिफरेंस शैल बी टैक्सेबल। FMV मत कर देना, देन डिफरेंस शैल बी टैक्सेबल। 50 लाख के शेयर्स दिए, कंसिडरेशन 30 लाख, इन एडुकेट कंसिडरेशन है, क्या हो जाएगा बेटा? 20 लाख टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर द हेड अदर सोर्स। 1 लाख की ज्वेलरी 60,000 में दे दी, डिफरेंस कितना है? 40,000, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। दो चीज़ों का डिफरेंस देखना है, कंसिडरेशन पेड और फेयर मार्केट वैल्यू। डिफरेंस 50,000 तक, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। डिफरेंस 50,000 से ऊपर, देन डिफरेंस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। एग्जाम में अगर स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी आए तो चेक करना गिफ्ट का केस है या इन एडुकेट कंसिडरेशन का केस है। वो पता कैसे चलेगा बेटा? गिफ्ट के केस में तो सीधा लिखेगा वो गिफ्ट है, इन एडुकेट कंसिडरेशन में इन एडुकेट कंसिडरेशन नहीं लिखेगा,
वो बोलेगा जी 50 लाख की ज्वेलरी बायर ने 10 लाख में खरीदी, वो फिर अपने आप को ही चेक करना है कि ये क्या है, इनएडुकेट कंसिडरेशन। डिफरेंस चेक करना, 50 लाख तक है नथिंग शैल बी टैक्सेबल, 50 लाख से ऊपर है बेटा डिफरेंस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। सर 30,000 का मुझे कैश गिफ्ट मिला, 35,000 की मुझे ज्वेलरी मिली, क्या ये भी आपस में कंसोलिडेट हों? कैश 1, कैश 2, कैश 3, कैश 4, कैश 5 ये आपस में क्या होंगे, कंसोलिडेट होंगे। मूवेबल स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी आपस में कंसोलिडेट होंगी, क्या इनको भी आपस में कंसोलिडेट करें या अलग अलग 50,000 चेक करते हैं? आंसर इज अलग अलग। कैश के 50,000 अलग कंसीडर होने हैं बेटा, ज्वेलरी के 50,000 अलग कंसीडर होते हैं, ये आपस में क्लब नहीं होते। ठीक है जी। इनके अलावा स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कार गिफ्ट दे दी, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बाइक गिफ्ट दे दी, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल केवल और केवल स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और वो टैक्सेबल तभी होती है जब ये सामने वाले के लिए कैपिटल असेट है। बायर के हैंड में कैपिटल असेट है तो ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अगर बायर के हैंड में ये स्टॉक इन ट्रेड है तो ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगी। क्या मतलब, मैंने अपनी 50 लाख की ज्वेलरी ज्वेलर को 40 लाख में दे दी, अब है तो ये भी इनएडुकेट कंसिडरेशन, पर ज्वेलर के लिए ज्वेलरी क्या है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड, तो उसके हैंड में 10 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ स्टॉक ही 40 लाख मानी जाएगी। तो ये याद रखना, अगर बायर के लिए ये चीजें स्टॉक इन ट्रेड हैं तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। समझ में आ गया साहब? तीसरा आते हैं बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग, या तो ये आपको गिफ्ट दी होगी या ये इनएडुकेट कंसिडरेशन में होगा। पहले गिफ्ट ले लेते हैं बेटा। अगर मैंने आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करो, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करें। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। सारी की सारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, टैक्सेबल होगी। इंपॉर्टेंट चीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट नहीं करते, कैश में आपस में एग्रीगेट होता है, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी आपस में एग्रीगेट होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपस में एग्रीगेट नहीं होती, अलग अलग प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल 1, मैंने आपको 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा गिफ्ट करी, एक की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000, दूसरे की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30,000। आंसर दो जल्दी जल्दी, दोनों ही टैक्स फ्री अलग अलग कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल 2, मैंने आपको बेटा एक HP1 हाउस प्रॉपर्टी 1 दी गिफ्ट में 30,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दूसरी HP2 दी 70,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। HP1 टैक्स फ्री, HP2 entire 70,000 shall be taxable. What I am trying to telling you बेटा, कैश आपस में एग्रीगेट होता है, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी आपस में एग्रीगेट होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एग्रीगेट नहीं करते, अलग अलग क्या करते हैं साहब, कंसीडर करते हैं। ये तो हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर करी है, इनएडुकेट मतलब 50 लाख वाली 20 लाख में दे दी, तो यहाँ 2 कंडीशन चेक करते थे बेटा। कंडीशन नंबर 1, डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन पेड एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा होनी चाहिए। सेल प्राइस अगर बेटा मान लो 5 लाख है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5,50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड हैं तो डिफरेंस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। मूवेबल में केवल क्या देखा था, कंसिडरेशन पेड और FMV का डिफरेंस देखा था, जबकि इमूवेबल में 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, पहले तो इनका डिफरेंस देखो, कंसिडरेशन पेड एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये डिफरेंस बेटा 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट बेटा अगर सेटिस्फाइड होंगे
तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल 1, मैंने आपको बेटा एक प्रॉपर्टी दी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख, वो बेच दी मैंने आपको 20 लाख में, इनएडुकेट कंसिडरेशन है। स्टेप 1 लगाओ, दोनों का डिफरेंस 30 लाख, 50,000 से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन लगाओ, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा है? कितने में बेची है? 20 लाख। 20 लाख का 110% 22 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 50 लाख। 110% से ज़्यादा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्या होगा? डिफरेंस अमाउंट कितना था? डिफरेंस 30 लाख, इट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी, तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए बेटा। अगर डिफरेंस 50,000 से तो ऊपर है पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा नहीं है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा है पर डिफरेंस आपका 50,000 से ज़्यादा नहीं है, अगेन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। फिर इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है जहां जहां गिफ्ट टैक्स फ्री होती है। इससे पहले एक्सेप्शन लूं, ये तीनों गिफ्ट जरा तेजी से रिवाइज करा दो। गिफ्ट नंबर 1, मनी 50,000 तक है, एग्रीगेट सम 50,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एग्रीगेट सम 50,000 से ऊपर है, इंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डोनी रिसिपिएंट अंडर द हेड अदर सोर्स। अलग करो। नंबर 2, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, नाम याद कर लो बेटा, शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन और आपका बेटा वर्चुअल डिजिटल एसेट। केवल ये हैं बस, इनका या तो हम गिफ्ट देंगे या इनको सस्ते में बेचेंगे। सस्ते में बेचने को बोलते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन। अगर गिफ्ट दी, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करो। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 तक, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 50,000 से ऊपर, इंटायर एफएमवी शैल बी टैक्सेबल। और अगर सस्ते में बेची, इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो डिफरेंस देखो। डिफरेंस किस किस का देखना था बेटा? कंसिडरेशन पेड और फेयर मार्केट वैल्यू। डिफरेंस आपका बेटा 50,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो डिफरेंस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। कैश आपस में एग्रीगेट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी आपस में एग्रीगेट होती है, पर कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी इन दोनों को आपस में क्लब नहीं करते, अलग अलग 50,000 कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो मैं आपको गिफ्ट में दूंगा या आपको मैं सस्ता बेचूंगा। सबसे पहले अगर मैंने आपको गिफ्ट में दी, हर प्रॉपर्टी की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करें। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या तो 50,000 तक या 50,000 से ज़्यादा। 50,000 तक टैक्स फ्री, 50,000 से ऊपर इंटायर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल। और अगर मैंने आपको सस्ती बेची है तो डिफरेंस अमाउंट बायर के हैंड में टैक्सेबल होगा, पर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 1, आप बोलो बेटा। नंबर 1, कंसिडरेशन पेड एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसका डिफरेंस बेटा 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा होने चाहिए। दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल होता है। ठीक है जी। कैश में एग्रीगेशन है, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेशन नहीं है। फिर इसके बाद एक नेगेटिव लिस्ट बनी हुई है, उसमें किस किस केसेस में गिफ्ट टैक्स फ्री होती है। फॉलोइंग केसेस में गिफ्ट टैक्स फ्री है, चाहे मनी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इसमें से पढ़ने लायक है सबसे पहला ही, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव टैक्स फ्री है। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, चाहे वो मनी दें, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी दें, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी दें, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव टैक्स फ्री होता है। सर रिलेटिव कौन होता है? इंडिविजुअल के लिए याद कर लेना, इंडिविजुअल कौन के लिए रिलेटिव कौन है। नंबर 1 मेरी स्पाउस, नंबर 2 मेरे ब्रदर सिस्टर, नंबर 3 मेरी स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, नंबर 4 बेटा मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, नंबर 5 मेरे असेंडेंट और डिसेंडेंट। असेंडेंट मतलब ऊपर, पेरेंट्स उनके पेरेंट, डिसेंडेंट मतलब बच्चे उनके बच्चे। नेक्स्ट बेटा मेरे स्पाउस के असेंडेंट और डिसेंडेंट, और लास्ट में इन सबके स्पाउस मेरे को छोड़ के। मेरे को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरी स्पाउस का स्पाउस तो मैं ही हूंगा, समझ में आया? तो कौन कौन मेरा रिलेटिव है? नंबर 1 मेरी स्पाउस, नंबर 2 मेरा ब्रदर सिस्टर उसकी स्पाउस,
नंबर थर्ड, मेरी स्पाउस का ब्रदर सिस्टर, उसके स्पाउस। नंबर फोर्थ, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउस। मेरे असेंडेंट डिसेंडेंट, उनके स्पाउस। असेंडेंट बोलने का मतलब वैसे स्पाउस भी आ जाता है। उनके असेंडेंट डिसेंडेंट बेटा मेरे, उनके स्पाउस। मेरी स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट, उनके स्पाउस। ठीक है जी। रिलेटिव पढ़ना किसके एंगल से है? जिसको गिफ्ट मिल रही है या जो गिफ्ट दे रहा है? जिसको मिल रही है उसके एंगल से ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिसको मिल रही है, सर क्या मतलब? मुझे मेरे भतीजे से गिफ्ट मिली। अब भतीजा नेफ्यू मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, जबकि चाचा उसके डेफिनेशन में आ रहा है। क्यों? ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट। आप मेरे भतीजे हैं, नेफ्यू हैं या नीस हैं, आप दोनों नेफ्यू या नीस मेरी डेफिनेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? ना आप मेरे स्पाउस है, ना ब्रदर है, ना सिस्टर है, ना असेंडेंट है, ना डिसेंडेंट है, कुछ है ही नहीं। मेरे डिसेंडेंट नहीं है, आप मेरे भाई के डिसेंडेंट हैं, तो नेफ्यू और नीस मेरी डेफिनेशन में नहीं है, जबकि मैं उनके डेफिनेशन में आ रहा हूं। कैसे आ रहा हूं? पेरेंट्स का क्या हूं बेटा? मैं ब्रदर हूं, चाचा हूं। तो हम पढ़ किसके एंगल से रहे हैं डेफिनेशन? जिसको गिफ्ट मिल रही है। तो अगर मुझे मेरे भतीजे से गिफ्ट मिलेगी, नेफ्यू या नीस से, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बड़ी बारीक सी चीज है ये। डेफिनेशन तो याद हो जाएगी, पर ये नहीं पता चल रहा होता प्रैक्टिकली ये पढ़ किसके एंगल से रहे हैं। ओ भाई, जिसके हैंड में टैक्सेबल है उसके एंगल से क्या पढ़ रहे हैं? गिफ्ट पढ़ रहे हैं। और लो, इतनी मजेदार चीज है बेटा, एक दूसरे का रिलेटिव है, दूसरा पहले का नहीं है। भतीजा चाचा का रिलेटिव नहीं है, चाचा भतीजे का रिलेटिव है। प्रूव भी कर दिया। अरे आपके सामने ही है, लो है भाई। और लो ऐसे ही पढ़ा जाता है। चाचा भतीजे को गिफ्ट देगा, भतीजे के हैंड में एग्जम्प्ट है। भतीजा चाचे को गिफ्ट देगा बेटा, क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री होगा। ठीक है ना? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव नहीं, भतीजा चाचा को देगा तो टैक्सेबल होगा, चाचा भतीजे को देगा तो एग्जम्प्ट होगा। कहना ये चाह रहा हूं, पढ़ते उसके एंगल से हैं जो कौन है बेटा? गिफ्ट को रिसीव कर रहा है। इंडिविजुअल के केस में बेटा ये रिलेटिव है। एचईएफ के केस में मेंबर ऑफ फैमिली, वो क्या माने जाते हैं? रिलेटिव माने जाते हैं। तो मेंबर ऑफ फैमिली अगर एचईएफ को गिफ्ट देंगे, इज टैक्स फ्री, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। याद हुआ? पॉइंट नंबर 2, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की मैरिज पे कितना मर्जी गिफ्ट मिले, डाउरी को प्रमोट कर रहे हैं नालायक। इंडिविजुअल की मैरिज पे कितना मर्जी गिफ्ट मिले, टैक्स फ्री है उस इंडिविजुअल के हैंड में जिसकी मैरिज है। आतिया शेट्टी, के एल राहुल, इनकी क्या हुई साहब? मैरिज हुई। देश जानकी ने क्या मिली है? गिफ्ट मिली है। तो इनको जो गिफ्ट मिलेगी, आतिया शेट्टी और के एल राहुल, उनके हैंड में एग्जम्प्ट है। सुनील शेट्टी, उनके फादर को गिफ्ट मिल गई, उनके हैंड में एग्जम्प्ट नहीं है। जिसकी मैरिज है, सन या डॉटर जिनकी मैरिज है, उनको जो गिफ्ट मिलती है उनके हैंड में एग्जम्प्ट है। अगर उनके पेरेंट्स को गिफ्ट मिल रही है बेटा, देन इट शैल बी टैक्सेबल। और मैरिज का मतलब ओरिजिनली मैरिज। सर 25 साल हो गए, हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, हम दोबारा क्या कर रहे हैं? मैरिज कर रहे हैं। और मैरिज नहीं है, वो ड्रामा है, और केवल वो क्या है? फंक्शन है। और मैरिज का मतलब क्या है जी? ओरिजिनली मैरिज। सर मैं अब्दुल भाई, मेरी 5 मैरिज हुई है, सब अलाउड है? ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज सारा का सारा अलाउड है। मैरिज अलाउड है, मैरिज सेरेमनी अलाउड नहीं है। मेरी शादी को 5 साल हो गए, आज मैं क्या कर रहा हूं जी? उसको मना रहा हूं, मुझे क्या मिल गई? गिफ्ट मिल गई, तो वो एग्जम्प्ट नहीं है बेटा। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जम्प्ट है। बस ये 2 पॉइंट है, बाकी तो बेकार की बात है। रिलेटिव से कभी मर्जी गिफ्ट मिले, चाहे मैरिज में मिले चाहे अदर देन मैरिज मिले, हमेशा टैक्स फ्री। मैरिज में किसी से भी गिफ्ट मिले, चाहे रिलेटिव से मिले चाहे अदर देन रिलेटिव से मिले, हमेशा टैक्स फ्री। ये 2 चीज याद रखना। रिलेटिव से कभी भी गिफ्ट मिले, चाहे मैरिज के ओकेजन पे चाहे अदर देन मैरिज ओकेजन हो, हमेशा टैक्स फ्री। मैरिज पे किसी से भी मिले, चाहे रिलेटिव से मिले चाहे बेटा आपको साहब नॉन रिलेटिव से मिले, हमेशा टैक्स फ्री होगा। और मैरिज में याद रखना ओरिजिनली मैरिज, दूसरा याद रखना जिसकी मैरिज है उसको गिफ्ट मिल रही है उसके हैंड में एग्जम्प्ट है। उनके पेरेंट्स को अगर गिफ्ट मिलती है देन इट शैल बी टैक्सेबल। और बाकी सब बेकार के पॉइंट थे। गिफ्ट आपका बेटा विल और इनहेरिटेंस अगर होता है तो ये भी टैक्स फ्री होता है। बच गए। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद उनकी 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी के पास आई। अगर ये पॉइंट ना होता वो तबाह बर्बाद हो जाते।
वो भी तो फ्री में मिल रहा है इनहेरिटेंस, वो सारा क्या हो जाता है बेटा, टैक्सेबल होता। तो तीसरा, विल और इनहेरिटेंस में जो भी मिलता है नथिंग शैल बी टैक्सेबल। चौथा, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ जो भी मिलता है नथिंग शैल बी टैक्सेबल। सर क्या होता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ? मैं डेथ बेड पे हूं, जाते जाते अपनी कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम कर गया, जाते जाते, गया नहीं हूं, चला जाऊंगा तो वो विल होती है। विल इफेक्टिव होती है आफ्टर डेथ, इन कंटेम्पलेशन इफेक्टिव हो जाता है बिफोर डेथ। तो चाहे विल हो पॉइंट नंबर 3, चाहे इन कंटेम्पलेशन हो पॉइंट नंबर 4, और बाकी सब छोड़ देना, बेकार के पॉइंट है, कुछ नहीं आते। एक और याद कर लेना बस, स्पॉन्सरशिप फी। अगर स्टूडेंट को बेटा कोई स्पॉन्सरशिप फी मिलती है तो लॉ लिबरल है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। स्किल टैलेंट होगा तभी क्या मिल रही है, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, चाहे 50 से कम हो चाहे 50 से ज़्यादा, कितनी मर्जी हो, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। बस मेजर पढ़ने लायक बेटा पहले 2 हैं। रिलेटिव से कभी भी मिले, किसी भी ओकेजन पे मिले, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इंडिविजुअल में किसी से भी मिले, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। इसमें फिर एक अमेंडमेंट आई थी बेटा आपकी, फिर ये खत्म हो जाएगा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट भी। डोनर आपका है एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। डोनी या तो नॉन रेजिडेंट है, या फॉरेन कंपनी है, या नया वर्ड आया था रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दोबारा लॉजिक समझाता हूं कि क्या चीज़ है। मैं एक नॉन रेजिडेंट हूं, आउटसाइड इंडिया बैठा हूं, मुझे आउटसाइड इंडिया क्या मिली, कैश गिफ्ट मिली 55,000, तो लो तो क्या है, इट शैल बी टैक्सेबल। 50,000 से ऊपर जाती क्या हो जाएगा जी, इट शैल बी टैक्सेबल। मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, यूएस में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, 1 लाख की गिफ्ट मिली, 50,000 से ऊपर है, तो क्या होना चाहिए, वो टैक्सेबल होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट कह रहा है जी क्यों टैक्सेबल होगा, ये मिला भी बाहर है, कमाया भी बाहर है, एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। और नॉन रेजिडेंट खाली 2 इनकम पे टैक्स देता है, इधर अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। बेसिक याद करो ना, नॉन रेजिडेंट की केवल 2 इनकम टैक्सेबल होती है, इधर रिसीव्ड इन इंडिया और अर्न इन इंडिया। अब एक नॉन रेजिडेंट यूएस में रह रहा है, उसको 1 लाख की कैश गिफ्ट मिली है, कुछ ना बोलें तो 1 लाख उसके हैंड में टैक्सेबल होना चाहिए। पर वो इनकम टैक्स में क्या कह रहा है, ना तो मैंने ये कमाया इंडिया में, ना मुझे इंडिया में मिला, ये मिला कहाँ पर है उसको, आउटसाइड इंडिया। उसको टैक्स करने के लिए सेक्शन 9 में अमेंडमेंट आई थी, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये मान लेंगे कि वो इनकम कहाँ से अर्न कर रहा है, इंडिया से, अकॉर्डिंगली इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। पर वहाँ पर वर्ड केवल क्या लिखा था, मनी। हु इज द डोनर, एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। हु इज द डोनी, गिफ्ट किसको मिल रही है, फॉरेन कंपनी। नंबर 2 नॉन रेजिडेंट। नंबर 3 रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। किस चीज़ की गिफ्ट मिल रही है, मनी, केवल मनी था वहाँ ना स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी ना इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लो क्या था, वो गिफ्ट क्या मान ली जाएगी, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। फर्क क्या पड़ेगा, टैक्सेबल इन इंडिया। आज के टाइम जब डीम टू एक्रू और अराइज है तो इंडिया में क्या होगा, टैक्स होगा। टैक्स तभी होगा जब बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। 50 से कम है तो वैसे ही टैक्स फ्री है, रिलेटिव से मिला वैसे ही टैक्स फ्री है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला वो वैसे ही टैक्स फ्री है। टैक्सेबल तभी होगा जब बाकी टैक्सेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, वाइंड अप हुआ बेटा अपना ये इन टोटलिटी टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट।